हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आज हम लोग डायल्यूशियम मतलब स्टिकेशन वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग का मेल गैमेटोफाइट तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, मतलब नर जनन के जो भी अंग होते हैं हम लोगों ने एक एक करके उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आज हम लोग पढ़ लेते हैं डायल्यूशियम। और डायल्यूशियम के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं ओव्यूल के, उनके बारे में, मतलब डायल्यूशियम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल। ठीक, अब देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो हमने फ्लावर के माध्यम से अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिकली बता दिया था। एक एक पार्ट खोल खोल के हमने डायल्यूशियम तक गए थे हम लोग। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, गुड़हल में इस तरह की संरचना मिल जाएगी आपको। ठीक, आपका ये है जायांग, मतलब संरचना है स्ट्रिकेशन का। स्ट्रिकेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल उपस्थित होता है। ठीक है, ये है हमारे स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, निषेचन की क्रिया जब होती है, मेल गैमेटोफाइट आते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ आते हैं? स्टिग्मा में ही आते हैं। स्टिग्मा से ही परागनली जो होती है वो खुली होती है, उनके माध्यम से वो अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाती हैं। वहां जाके वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट करते हैं और निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपको जैसे देखो, हम उसको ओपनली खोल के भी बताया था। स्टिग्मा को अगर हम ये चीजें ऐसे खोल दें और अंदर वाले पार्ट्स में जाएंगे तो कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगी, दाने की तरह की संरचना दिखाई देती हो, जो क्या होते हैं? एम्ब्रियो शेल, मतलब मेल गैमेटोफाइट होते हैं और एम्ब्रियो शेल में क्या होते हैं? वो उपस्थित होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अभी जायांग क्या होता है। आपको उस दिन हमने जायांग बताया था ना कि जायांग जो होते हैं वो पुष्प का सबसे अंदर वाला भाग होता है। सबसे बीच में जो भाग होते हैं वो ही क्या होते हैं? जायांग होते हैं। और वो मादा के क्या होते हैं? नर जनन अंग, मादा जनन अंग होते हैं। मतलब वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं मादा के। ठीक है, तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे जायांग में, उनमें हमारा अंडाशय होते हैं, स्टाइल होते हैं, ओवरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। ठीक है, कह रहा है कि जायांग एक या एक से अधिक कॉर्पेल से मिलकर बने होते हैं, अंडकों से मिलकर के बना होता है। एक अंडक में 3 भाग होते हैं, मतलब एक या एक से अधिक, एक भी हो सकते हैं और उनसे अधिक भी हो सकते हैं। इतने सारे कॉर्पेल्स मिलकर के एक जायांग का निर्माण करते हैं। एक अंडक, मतलब कह रहे हैं कि एक अंडक जो होते हैं उनमें 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब देखिएगा, अंडाशय क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। कि अंडक का सबसे निचला भाग आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाले पार्ट्स जो हैं हल्के से स्वेलिंग, फूले हुए संरचना में आपको दिख रहे हैं। फूला हुआ भाग जो होते हैं, फूले हुए भाग, वो हमारे ओवरी कहलाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्टाइल कह रहे हैं। इसके ऊपर एक घुंडी की तरह की संरचना दिख रही है आपको, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये 3 पार्ट्स तो हमें क्लियरली पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कैसे और क्या होने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि अंडक मतलब कॉर्पेल्स पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं। हमने कहा है कि इसके अंदर जो होती हैं दाने के समान छोटी छोटी संरचना पाई जाती हैं, जो बीजांड कहलाता है, या जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानियों के रूप में उपस्थित होता है। कह रहा है कि निषेचन, अभी हमने ओरली सब आपको बता दिया कि निषेचन के पश्चात, मतलब उनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके पश्चात क्या होते हैं? वहाँ
वो फल में चेंज हो जाता है, मतलब इसका अंडाशय वाले भाग जो होते हैं, ओवरी वाले भाग, यही फल बन जाता है। जो उनके ओव्यूल होते हैं, जो मतलब बीज के रूप में आपको दिख रहे हैं ओव्यूल, लग रहा है कि जो भी यहाँ निषेचन की क्रिया की फल जो भी बनेगा इन्हीं से बनेगा। तो ये क्या होते हैं, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब एक बीज का उदाहरण कर लेते हैं जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट या मादा जनन अंग बीजांड के अंदर, अब यही मादा जनन अंग है ना, यही मादा जनन, तो मादा जनन अंग बीजांड के अंदर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित हो जाता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला भ्रूण कोश, जहाँ भ्रूण निवास करेगा, जहाँ वो मैच्योर होगा, वो उनका एम्ब्रियो सैक कहलाता है। और जिसके अंदर वो निवास करेगा वहाँ उसको पोषक तत्व प्रदान करने वाला भी तो कोई होगा, उसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। तो ये क्या होंगे कि जो मादा जनन अंग थे, मेल गैमेटोफाइट आपको मिले, वो क्या होंगे, बीजांड के ही अंदर, मतलब ओवरी के ही अंदर क्या हो गए, वो एक किसके रूप में, एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया? एक बार हम पुनः देख लेते हैं फिर से। ये जो हमारा एक फूली हुई संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर आपके क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल किससे, ये ओवरी पूरा भाग किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से जुड़ा होता है। ओवरी से जुड़ा हुआ एक पतली रॉड की तरह की संरचना होती है या नली के समान की संरचना होती है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल से जुड़ा हुआ एक घुंडीनुमा स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और ये सभी भाग ही क्या कहलाते हैं, पुष्प के मादा जननांग कहलाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। इसी अंडाशय के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी दाने की नुमा संरचना होती है जो गुरु बीजाणुधानियां कहलाती हैं। निषेचन के पश्चात क्या होते हैं, निषेचन के पश्चात इनके अंदर जो भी पार्ट्स उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे रूप में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अंडाशय फल के रूप में बदल गया, बीजांड बीज के रूप में बदल गया, और मादा या मुकोद्भिद जो होता है वो बीजांड के अंदर ही, मतलब जो बीजांड वाला भाग होगा उसी के अंदर ही क्या करेगा कि भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित हो जाएगा। कौन, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, बीजांड के अंदर ही एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला हेडिंग, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल किसकी संरचना पढ़ेंगे, बीजांड का संरचना। ठीक, आपको अभी तक तो बीजांड सिर्फ आप जाने हैं, बीजांड के अंदर ही, इसी बीजांड के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि एम्ब्रियो सैक कैसे पूर्ण विकसित हो जाता है, उनके अंदर क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो हम अब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह की संरचना है। ठीक, इसमें आपके कई पार्ट्स दिख रहे होंगे ना। सबसे ऊपर की और देखो दिख रहा है क्या, चलेजा। उसके अंदर जो कटिंग कई पार्ट्स में डिवाइड है, इंटेगुमेंट है। उसके जहाँ एम्ब्रियो सैक उपस्थित है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है पीन की संरचना में क्या है, एंटीपोडल सेल है। उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। उसके अंदर आपको ये तीन एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें एक जो है एक सेल है और दो क्या है, सिनेर्जिक्स हैं, दो सिनेर्जिक्स हैं। और यहाँ देखो आपका ये है बीजांड द्वार, ये क्या है, माइक्रोपाइल है। आपका फेनिकल से जुड़ा हुआ आपका हिलम है। उसके बाद आपका इस यहाँ देख लीजिएगा, छूट गया था, इसको यहाँ हमने लिख दिया है। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंट्रल सेल भी पाया जाता है। आपका देखिए वेस्कुलम बंडल है जो हमें पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है, वेस्कुलम बंडल है। और फेनिकल्स है,
सारे पार्ट्स हैं और हमको बीजांड में इन्हीं सभी भागों का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि बीजांड का जो स्ट्रक्चर्स होती है, संरचना होती है, वो क्या होती है और कैसी होती है। ठीक, इस तरह की देखिए ये स्ट्रक्चर्स हम पूरे डायग्राम में बनाएंगे। जब आप डायग्राम शो करिएगा तो हम तो जगह जगह बना के छोड़ दिए हैं, लेकिन ये कंप्लीटली जहाँ जहाँ स्पेस आपको दिख रहे हैं सब जगह इस संरचना को बना रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इनके एक एक भागों का अध्ययन कर लेते हैं आराम से। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा, हम इसको रफ कर दें। सबसे पहला हेडिंग हम क्या डालेंगे? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किसे कहते हैं और क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। बीजांड बीजांडासन से एक पतले ग्रिड से जुड़ा रहता है। जो बीजांड होता है बीजांड बीजांडासन से एक पतले ग्रिड से जुड़ा होता है। देखिए जुड़ा है कि नहीं, एक पतले भाग से जुड़ा हुआ है। जुड़ा होता है, ठीक। वह पोषक प्रदान करते हैं या वह उनसे क्या करते हैं? पोषक प्राप्त करते हैं। पोषक प्राप्त करते हैं तथा और क्या करेंगे? वो इनके अंदर वेस्कुलम प्रेजेंट रहता है। पोषक किससे प्राप्त करेंगे? इनके अंदर क्या होते हैं? वेस्कुलम बंडल प्रेजेंट होते हैं। इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिखा है आपका नाम। प्रेजेंट होते हैं, आपको फ्यूनिकल से क्या समझ में आता है? ये बीजांड का बीजांडासन से एक पतली, मतलब ये जो बीजांड होते हैं वो बीजांडासन से एक पतले वृंत के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इनके अंदर जो होते हैं वेस्कुलम बंडल उपस्थित होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? पोषक प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सेकेंड हेडिंग हम डालेंगे हीलम या हाइलम। ये हाइलम क्या होता है? ये ओवरी का मुख्य शरीर, ये ओवरी का अंडाशय का मुख्य शरीर फ्यूनिकल से जिस भाग मुख्य शरीर फ्यूनिकल से जिस भाग से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। उसे हाइलम कहते हैं। ठीक, क्या पता चला आपका? ये ओवरी का वह भाग होता है, वह इंपॉर्टेंट भाग होता है जो फ्यूनिकल से, मतलब फ्यूनिकल वाले पोर्शन से जिस भाग से जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल के जिस भाग से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पर इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, ये देखिएगा इस भाग से जुड़ा है, यही भाग क्या कहलाता है? हमारा हाइलम कहलाता है। ठीक, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस क्या होते हैं बताइएगा। न्यूक्लियस क्या होते हैं? बीजांड का मुख्य शरीर न्यूक्लियस का बना होता है। जो बीजांड है उसका जो इम्पोर्टेंट भाग है, अब देखिए बीजांड तो यही है ना, तो इनका ये सब भाग जो है वो न्यूक्लियस का बना होता है। ठीक, बीजांड का
न्यूक्लियस का बना होता है। न्यूक्लियस का बना होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यह पैरेन्काइमेटस टिश्यू का भी बना होता है। देखिए ये बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो न्यूक्लियस का ही बना होता है। न्यूक्लियस से पूरा मतलब कलर घिरा रहता है, जो मतलब पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। ठीक, और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो क्या करते हैं? पोषक प्रदान करते हैं। पोषक ऊतक होते हैं, पोषक ऊतक हैं, मतलब इनको पोषक प्रदान करने वाले टिश्यूज होते हैं ये। अगला पॉइंट हम देखते हैं एम्ब्रियोसाइट। उसमें जितने भी पार्ट्स आपको लिखे हुए हैं सबको एक एक करके अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। एम्ब्रियोसाइट, ये एम्ब्रियोसाइट क्या होते हैं? अभी आपको बताया गया ना न्यूक्लियस, यही तो है ना, न्यूक्लियस में धसा हुआ तो भाग है। अब ये आपका न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें धसा हुआ भाग तो ये है एम्ब्रियोसाइट। देखिए इसकी संरचना में ये क्या है? धसे हुए हैं, तो धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्ब्रियोसाइट कहलाता है। जिसमें क्या क्या पाई जाती हैं? 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक। अभी कितने हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 केंद्रक उपस्थित हो गए। लेकिन अभी कोशिकाएं कह लेते हैं, तो यही देखिए एक कोशिका 2 1 3 हो गया, 3 कोशिका और 3 और 1 4 5 और 6, और इसको लेकर के इनकी चारों तरफ एक ही कोशिकाएं होंगी, तो ये एक कोशिकाएं, तो 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक आपको उपस्थित हो गया। अभी इनको हम अलग अलग कर दिए, लेकिन अगर इस तरह से करते तो ये एक केंद्रक हो जाएंगे। इस वजह से ये 7 कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, तब इसको हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस में धसा रहता है। एम्ब्रियोसाइट कहाँ धसा रहता है? एक मिनट, न्यूक्लियस में धसा रहता है। न्यूक्लियस में धसा रहता है, जिसमें 7 कोशिकाएं, जिसमें समझ आया ना 7 कोशिकाएं, 3 अलग अलग ये एंटीपोडल सेल को घेरे रखती हैं, 2 पोलर सेल के लिए एक कोशिका होती है, और इधर आपके एक सेल और सिनेरिस के लिए आपकी 3 कोशिकाएं होती हैं। तो 7 कोशिकाएं हो गई, जिसमें 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक होते हैं। 8 केंद्रक होते हैं। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं इंटेगुमेंट। अगला हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस से घिरी हुई रचना को, देखिएगा इंटेगुमेंट कहाँ है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रखने का। देखिए दोहरा लेयर इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये सभी को घेरे रखने वाले कौन कर रहे हैं? इंटेगुमेंट कर रहा है। तो वही कर रहा है कि न्यूक्लियस से घिरी हुई, या ऐसे कह लो न्यूक्लियस को घेरी हुई संरचना इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट्स कहलाती है। और ये इंटेगुमेंट क्यों घेरे रखता है? क्योंकि ये एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह
आवरण होता है। एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक, अब देखिएगा ये इंटेगुमेंट क्या होते हैं, मोनो डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है। तो इसलिए डाइकॉट में क्या होते हैं, ये एक होते हैं, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। वही मोनोकाट में क्या होते हैं, दो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। डाइकाट में एक सुरक्षात्मक, एक इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं और मोनोकाट में दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं चलेजा। यहाँ तक आपको दिखेगा ना चलाजा। अभी चलाजा क्या होता है, सीधे कह लो कि माइक्रोपाइल से जस्ट ऊपर माइक्रोपाइल के सीध में पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, चलाजा कहलाता है। ठीक, माइक्रोपाइल के विपरीत सिरे पर, के विपरीत छोर पर, कह लीजिए विपरीत छोर पर पाया जाने वाला भाग या छोर पर उपस्थित भाग चलाजा कहलाता है। चलाजा कहलाता है। ठीक, ठीक है ना। अब हम लोग एक और लास्ट बचा है माइक्रोपाइल। बीजांड का स्ट्रक्चर मिटा देते हैं। ठीक ना, एक लास्ट हमारा क्या बचा है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है बताइएगा, बीजांड द्वार क्या होता है, जल्दी बताइएगा। यहाँ इंटेगुमेंट उपस्थित होता है, कह रहा है कि माइक्रोपाइल के पास में क्या होते हैं, इंटेगुमेंट जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। यहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि पराग नलिका जो होती है यहीं से खुलती है। ठीक, क्या सॉरी यहीं से प्रवेश करती है। क्या जिस ये लिखो सीधे, एब्सेंट होता है यहीं से पराग नलिका, मतलब माइक्रोपाइल बीजांड द्वार के द्वारा ही पराग नलिका क्या होती है, बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका यहीं से पराग नलिका प्रवेश करती है और प्रवेश करेगी तो क्या करेगी, निषेचन क्रिया करेगी। निषेचन क्रिया करके एक नए भ्रूण का निर्माण करेगी। ठीक, एक माइक्रोपाइल क्या करेगा, यहाँ इंटेगुमेंट मतलब इंटेगुमेंट वाला एक लेयर जो सुरक्षात्मक आवरण होते हैं वो यहाँ एब्सेंट होते हैं। जिसकी क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेंगे तो पराग नलिका उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी और वहाँ क्या होते हैं, उसी मार्ग से होकर के पराग नलिका क्या होती है, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बीजांड कोष जो होता है, सॉरी एम्ब्रियो सैक जो होते हैं, भ्रूण कोष जो होते हैं, उनमें 3 प्रतिमुख कोशाएं पाई जाती हैं। 3 एंटीपोडल पोषण पाए जाते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। भ्रूण कोष के भ्रूण कोष के 3 प्रतिमुख कोशाएं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। 3 प्रतिमुख कोशाएं एंटीपोडल सेल होती हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल विभाग की ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, विभाग
ऊपर, ठीक, चलाजा की ओर, चलाजा को ही निभाग करते हैं, निभाग की ओर स्थित होता है। भ्रूणकोश के बीच में दो क्या होते हैं, भ्रूणकोश के बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्र, दो पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। दो पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं। और आपको नीचे क्या दिया था, एक एक्सेल और एक सिनेरिड्स होते हैं, ठीक ना। बीजांडद्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। कहाँ होती हैं, बीजांडद्वार मतलब माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांडद्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं, ठीक, 3 कोशिकाएं होती हैं। मध्य कोशिका अंड कोशिका कहलाती है, मतलब जो बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और 2 साइड वाली कोशिका जो होती है, मध्य कोशिका को एक शेल तथा इसके इधर-उधर, मतलब मध्य कोशिका के इधर-उधर, इसके इधर-उधर उपस्थित कोशिकाएं सिनेरिड्स कहलाती है। सॉरी, सिनर्जिस्ट कहलाती है। सिनर्जिस्ट मतलब सहायक कोशिकाएं, ठीक है। इतना आपको बताना था। आपको इसमें जितने भी नाम दिए थे एक एक करके मैंने आपको सब बता दिया कि सबसे लास्ट में चलाजा सबसे ऊपर की ओर होता है और माइक्रोपाइल जो कि उसके जस्ट विपरीत होते हैं। तो माइक्रोपाइल क्या कह रहा है कि यहाँ इंटेगुमेंट मतलब सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्यों अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि अगर वो लेयर पाई जाएंगी तो परागकणिका उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। नर युग्मकों से जब जन्मकोर निकलेंगे तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए वहाँ इंटेगुमेंट लेयर क्या होती है, उपस्थित होती हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि आपका जो भ्रूणकोश होते हैं, एम्ब्रियोसाइट होते हैं, उनके अंदर की क्रियाएं बता रहा है कि भ्रूणकोश के अंदर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, मतलब सबसे ऊपर की ओर, इसके ओर निभाग की ओर, चलाजा की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। फिर उसके बीच में क्या होते हैं, पोलर शेल होते हैं, मतलब ध्रुवीय कोशिकाएं केंद्रक होते हैं। बीजांडद्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक एक्सेल होता है और 2 सिनर्जिस्ट होते हैं। वो सिनर्जिस्ट मतलब उनकी सहायक कोशिकाएं। एक शेल को क्या कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाले शेल होते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बीजांडों के प्रकार, ठीक, बीजांडों के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और हाँ, आप प्लीज़ आगे पढ़ के बैठा करो ताकि इसको पढ़ाने जैसे ही मतलब पढ़ाना स्टार्ट होगा तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।